हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोरिंग बेसिस। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में क्लास 9th का आवर सराउंडिंग मैटर के बारे में चैप्टर 1 को पार्ट 1 में हमने समझा था। आज की क्लास में हम इसके अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 के बारे में। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में, यानी कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी कि सॉलिड्स के शेप को और वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, या वो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एग्जांपल के तौर पे मार्कर इज अ सॉलिड, और हम इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड्स आर नेग्लिजिबल कंप्रेस्ड, यानी कि आप सॉलिड्स को कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते हो। यानी कि सॉलिड्स है ये, तो सॉलिड्स को क्या दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है। बहुत रेयरली कभी हो जाएगा कि सॉलिड्स आपका क्या हो जाए, कंप्रेस्ड हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपको डेंसिटी का मतलब पता रहना चाहिए कि डेंसिटी होता क्या है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि सॉलिड्स के डेंसिटी को मैं हाई बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या हुआ। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डेंसिटी आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना उसमें पार्टिकल्स या मासेस है। तो जिसके कम वॉल्यूम में ज़्यादा मासेस हैं तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा। कहने का मतलब, सपोज हमारे पास ये एक मार्कर है, तो इसकी वॉल्यूम को आप समझ लीजिए कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की इसकी वॉल्यूम है। तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स या कितने मास है वही उसकी डेंसिटी को क्या करेगा, क्लियर करेगा। यानी कि उसमें अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, और लास्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड्स। इसके अलावा भी देखिए, ऐसा नहीं है कि यही 4 आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मेनली सॉलिड्स के ये 4 आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं कि लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सॉलिड्स में इसका शेप भी फिक्स्ड है, सॉलिड्स शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। मगर अगर अब लिक्विड्स की बात करें तो इसका क्या होता है, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। यानी कि लिक्विड्स का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये आपको भी पता है। अगर आप किसी भी लिक्विड का एग्जांपल लें तो लिक्विड का क्या होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी कि 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उस 1 लीटर के लिक्विड्स को अब जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, यानी कि जिस तरीके का कंटेनर है उस कंटेनर में रखिए, वो उस कंटेनर का शेप में बन जाएगा। लेकिन क्या सॉलिड्स के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। सॉलिड्स को मैं किसी भी कंटेनर में रखूं, सॉलिड्स का जो शेप होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है। और इसीलिए हमने बोला कि सॉलिड्स का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, मगर लिक्विड्स का जो शेप होता है वो आपका फिक्स्ड नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। मगर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि वो जगह उतना ही ऑक्यूपाई करता है जितना उस लिक्विड का वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि लिक्विड्स को कंपैरिजबल अगर हम बात करें किसके, सॉलिड्स के। जैसे सॉलिड्स को तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड्स को हम हल्का कंप्रेस्ड किया जा सकते हैं, यानी कि स्लाइटली वो कंप्रेसिबल होता है कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटीज देन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के कंपैरिजंस जो लिक्विड्स होती है उनकी डेंसिटी भी कम होती है। फिर से मैं याद दिला दूं, डेंसिटी का मतलब अब उतने ही वॉल्यूम में इनके जो मास होता है वो कम होता है। यानी कि अगर मान के चलिए हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें तो इसमें मास ज़्यादा होगा, और लिक्विड्स में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ही मास जो होगा थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स, यानी कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये लास्ट क्लास में आपको समझा भी दिया था कि
जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स उसको कहते ही इसलिए क्योंकि उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होता है। मगर हम बात करें लिक्विड की तो कंपैरेबल टू दिस सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गैसेस। तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम देखें यहाँ पे इसका फिक्स्ड शेप भी है सॉलिड्स का और वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन लिक्विड्स का क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है मगर उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। और गैसेस में पूरा उल्टा हो गया, यानी कि गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ना तो शेप फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसका ना तो शेप फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर हम गैसेस के एग्जांपल लें तो गैसेस का देखिए, लिक्विड जिस तरीके से जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। सिमिलरली आप गैसेस का एग्जांपल लीजिए, गैसेस को भी आप जिस गुब्बारे वाले को आप देखते हो, गुब्बारे वाले भी अलग अलग शेप के कई बार गुब्बारे को रखते हैं, यानी कि वो गुब्बारे के शेप में गैसेस को क्या कर लेते हैं, गैसेस का शेप को ढाल देते हैं। यानी कि आप जिस शेप में गैसेस को रखोगे वो उसी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन वॉल्यूम भी फिक्स है इसका, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए जैसे सपोज हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया, लेट सपोज 5 kg का एक कंटेनर है, तो उस 5 kg के कंटेनर में अगर आपने 5 kg ही गैसेस को फिल कर रखा है तो वो पूरा 5 kg को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन उस 5 kg के गैसेस को हम कन्वर्ट कर दें किसी बड़े कंटेनर में, सपोज 10 kg में, तो जब 10 kg में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे तो भी क्या होगा कि वो जो 5 kg का गैसेस है वो पूरे 10 kg के कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देगा। यानी कि वो ऐसा नहीं रहेगा कि 5 kg में जितनी हाइट तक फिल था उतनी हाइट में फिल रहेगा। अब जब उसको 10 kg वाले कंटेनर में आप पलट दोगे तो 10 kg को भी पूरा कंप्लीटली क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड नहीं है। एंड द गैसेस कैन बी एक्सप्रेस कॉम्प्रेस, सॉरी नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। इसको आप इजिली क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो। यानी कि गैसेस को आप क्या कर सकते हो, आसानी से कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो। गुब्बारा है, गुब्बारे में आप गैस फिल करिए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो। और इसीलिए हम किसको क्या कहते हैं कि गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस इजिली, ओके। और इसी वजह से तो देखिए गैसेस को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे कंटेनर में भी कॉम्प्रेस करके, यानी कि दबा के उसको कई सारे गैसेस उसमें फिल कर दिया जाता है। लिक्विड को हम उतना कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे जितना हम गैसेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। गैसेस हैव द लीस्ट डेंसिटी। गैसेस की बात करें तो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के कंपैरिजन इसका जो डेंसिटी होता है काफी बहुत कम होता है। यानी कि इसका जो मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होगा। फिर से याद दिला दूं कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसमें कम वॉल्यूम ज्यादा भी होगा तो उसमें उस वॉल्यूम में मास बहुत कम होगा, पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसका जो डेंसिटी है काफी कम होता है। लास्ट तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट, यानी कि इनके बीच के जो मॉलिकुलर फोर्स होता है वो इन दोनों के कंपैरिजन काफी वीक होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए आज फिर से हम देखते हैं कि फ्यूजन, जैसे हमने कि लास्ट क्लास में आपको बताया था, फ्यूजन इज अ प्रोसेस। फ्यूजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसी में एक लेटेंट हीट आ जाता है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स which cannot rise, between the molecules which cannot rise, the temperature is known as the latent heat. इसका मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट एक ऐसा हीट होता है जो एक तो हिडन हीट होता है, इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ हीट, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का काम करता है। उसका काम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का काम करता है, ना कि वो टेम्परेचर को राइज करने का काम करता है। इसके देखो समझने के लिए एक थोड़ा सा एक्टिविटी को देखते हैं। सपोज एक बीकर में हमारे पास आइस है, तो आइस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मान के चलते हैं कि जो आइस है हमारे पास उसका फिलहाल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हम इस आइस को अगर हीट करें,
इस आइस को अगर हीट करें, यानी कि इस आइस को अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो नॉर्मली आपको लगता है या सभी को लगता है कि जो हीट अब किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो वो हीट जो है टेम्परेचर को राइज करता है, और जनरली होता भी ऐसा है, हमने देखा भी ऐसे है कि जब भी किसी सबस्टांस में हीट दिया जाता है तो वो हीट क्या काम करता है, टेम्परेचर को राइज करने का काम करता है। पर अब आपको समझ में आएगा कि हर केसेस में ऐसा नहीं होता है, तभी तो हम लेटेंट हीट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर इसमें हीट देते हो तो ये हीट जैसे ही इसको मिलेगा, सबसे पहले तो आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पहले तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, कि जब आइस को आपने हीट किया तो उस हीट से वो सिंपल सी बात है कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो आपके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है बच्चों कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? तो इसका जवाब है कि इसका टेम्परेचर अगर हम इनिशियली जिस समय में ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ सिर्फ उसी समय, आप अगर बहुत देर बाद देखोगे तो फिर चेंज हो सकता है, लेकिन जिस समय ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया सडनली अगर उसी समय आप इसका टेम्परेचर को मेजर करोगे तब भी इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस आया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, जबकि हमने इसको क्या दिया, हीट दिया। हीट देने के बावजूद इसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया, और इसीलिए हम इसी को क्या कहते हैं कि एक हिडन हीट है। ये एक हिडन हीट है। इसने क्या करा कि हीट गया कहाँ हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हीट ने टेम्परेचर को राइज नहीं किया। दैट मीन्स लेटेंट हीट हम ऐसे हीट को कहते हैं जो हीट क्या करता है, सॉलिड को लिक्विड में तो कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड को लिक्विड में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो फिर वो लेटेंट हीट नहीं कहलाएगा। लेटेंट हीट हम तभी कहते हैं जब उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। तो बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चलिए सर हम मान लेते हैं कि हमने इसको हीट दिया और हीट देने के बावजूद इसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हुआ, तो वो हीट एनर्जी गई कहाँ? देखो सबसे पहले तो किसी भी प्रोसेस में सपोज अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अगर हम फ्यूजन कहते हैं तो किसी भी प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। कोई भी प्रोसेस, छोटी से छोटी प्रोसेस हो या बड़ी से बड़ी प्रोसेस हो, बिना एनर्जी के नहीं हो सकती है। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसमें एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी क्या काम कर रहा है बच्चों, यानी कि जो हीट एनर्जी है इस प्रोसेस में क्या काम करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। याद करिए, सॉलिड्स को सॉलिड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपको उसको लिक्विड बनाना है तो आपको सबसे पहले उस सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं मेरी बात को कि सॉलिड्स को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और अगर हमें इसको लिक्विड में बनाना है तो उस पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसी भी प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी ये हीट ही प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जब हम इसमें हीट देते हैं तो वो हीट टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा, और वो तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और ऐसे ही हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। आई होप कि आपको लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने ये तो समझ लिया कि लेटेंट हीट होता क्या है, लेकिन आपको ये बता दूं कि लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यानी कि लेटेंट हीट तो हम उसे कहते हैं एक छुपा हुआ यानी कि हिडन हीट, जो हमारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर भी देता है और उसके टेम्परेचर में कोई उसमें राइज भी नहीं होता है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये एक साइंटिफिक तरीके से अगर इसको समझे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द हीट एनर्जी, यानी कि इसमें हम अमाउंट को नापते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए। देखिए लेटेंट हीट की अगर हम बात करूं तो लेटेंट हीट में सिंपल बस समझना था हमें कि लेटेंट हीट होता क्या है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर मैंने लिख दिया है तो फ्यूजन का मतलब यहां पे आ गया कि हमें लेटेंट हीट के अमाउंट को नापना है कि वो कितना अमाउंट में वो हीट की रिक्वायरमेंट हमें होगी।
फॉर एग्जाम्पल द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, the heat energy required to convert 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of the fusion। मतलब क्या हुआ कि द हीट एनर्जी, यानी कि अगर आपको 1 kg कोई भी सॉलिड दे दिया जाए, 1 kg, अगर मैंने सपोज आइस का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको मैंने 1 kg आइस दे दिया, तो वो 1 kg ऑफ आइस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे मुझे टेम्परेचर राइज नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया तो फिर तो लेटेंट हीट नहीं रहा। लेटेंट हीट तब तक ही रहता है जब तक कि टेम्परेचर दोनों केस में, यानी कि सॉलिड के केस में भी और लिक्विड के केस में भी क्या रहे, सेम रहे। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर वो लेटेंट हीट ही नहीं रहा। तो यानी कि लेटेंट हीट अगर हम समझ रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर आपको मैं 1 kg आइस दे दूं और उसको मैं बोलूं कि इसको हीट करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करिए, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए जितना कि आइस का था, तो उसके लिए क्या आपको एक मिनिमम कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी चाहिए होगा, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। ऐसे तो नहीं कि कितना भी एनर्जी देने पे वो क्या 1 kg का जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसका एक मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो उसी हीट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये सारा प्रोसेस किस में होना चाहिए, एक तो उनके मेल्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हम पे अप्लाई होता है उसी प्रेशर पे ही ये सारा प्रोसेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आइस बर्फ का कितना होता है, 33,600 जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 kg पर केजी का मतलब क्या हुआ, 1 kg में अगर आइस लेता हूं तो मुझे मिनिमम 33,600 जूल एनर्जी चाहिए होगी उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा आप एनर्जी दे देते हो तो मे बी उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। लेकिन अगर हम इतना एनर्जी दें, 33,600 जूल, हीट का ये यूनिट है जूल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जूल क्या है, तो हीट को यूनिट, यानी कि हीट का मतलब हीट एक एनर्जी है तो उसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो जूल होता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको हीट एनर्जी बार बार बोल रहा हूं, इसका आपका आंसर इस फॉर्म में होगा 33,600 जूल पर केजी। इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 33,600 जूल पर केजी। तो आपको आई होप कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे उसका मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया है तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए सेम है, बस उसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवाना होता है, और इसमें वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, सेम द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, यानी कि हीट एनर्जी 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने में, किसमें, गैसेस में जो लगती है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आपको 1 kg लिक्विड दिया जाए, देखिए वेपोराइजेशन चल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में, यानी कि वेपर में। तो 1 kg अगर आपको लिक्विड दिया जाए और उसको मैं बोलूं कि कन्वर्ट करिए किस में, वेपर में, पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको एनर्जी तो देनी है, लेकिन लिक्विड की और वेपर की टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए।
अगर टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो आप लोगों को पता है कि फिर वो लेटेंट हीट नहीं रहेगा। लेटेंट हीट में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लेटेंट हीट में आपको टेम्परेचर दोनों ही स्टेट में सेम रखना है, तभी आप उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह सकते हो। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आ जाएगा कि जब 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है बिना उसके टेम्परेचर को राइज किए, तो उसमें हमें कितना अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए होता है, उसी हीट एनर्जी के अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में इज 2260 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 kg लिक्विड दिया जाए यानी कि वाटर दिया जाए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो अगर आप उसको गैसेस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हीट तो चाहिए होगी, लेकिन आपको हीट इतना देना है कि उसका टेम्परेचर भी राइज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, 2260 किलो जूल पर केजी। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप कि आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो अब हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। तो समझते हैं सब्लिमेशन क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्लिमेशन भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस का चेंज होना, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का चेंज होना डायरेक्टली इनटू गैसेस। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, अगर उसको आप हीट देते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। मगर कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में। इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब आप इसको हीट दोगे तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसेस में, ना कि पहले वो लिक्विड में जाएगा फिर गैसेस में जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती के एग्जाम्पल ले सकते हो। अगरबत्ती को भी जलाने पे क्या होता है, अगरबत्ती एक सॉलिड फॉर्म में है, तो जब वो सॉलिड फॉर्म में है उसको हीट दिया जाता है तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली किस में फॉर्म हो जाता है, गैसेस में फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही सब्सटेंस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। डिपोजिशन जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ गैसेस सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। यानी कि उसका उल्टा कर दीजिए, कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम कोल्ड के यानी कि उनको अगर ठंडा किया जाए तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। जैसे आपके साथ वेपर के साथ होता है, वेपर को अगर आप कोल्ड करते हो तो सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसको और अगर कोल्ड यानी कि फ्रीज करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप कूल डाउन करोगे यानी कि ठंडा करोगे तो वो गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सॉलिड में। तो डायरेक्टली अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को या उस सब्सटेंस को या उस स्टेट को कह लो, हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, फ्रोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जो फ्रोस्ट होते हैं वो गैसेस से डायरेक्टली अगर उनको ठंडा किया जाए तो डायरेक्टली सॉलिड में बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब देखते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन का जो रेट है वो सेम नहीं रहता है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि सरफेस में अगर आपसे पानी गिर गया हो तो कई बार जल्दी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कभी लेट में गैस में कन्वर्ट होता है। यानी कि हर एक लिक्विड का, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप वाटर का एग्जांपल ले, अगर वाटर के अलावा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड गिरा हुआ है। यानी कि हर एक सब्सटेंसेस का रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि सब एक जैसे नहीं स्पीड में, सेम स्पीड में गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाते। यानी कि कुछ ऐसी फैक्टर्स जरूर होंगी जो इस चीज़ पे इम्पैक्ट डालती होंगी कि कब लिक्विड जल्दी से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और कब लेट में होगा। तो उसके कुछ फैक्टर्स मैंने लिखा है, जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन का मतलब होता है डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड से जो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी।
टेम्परेचर अगर हम समर और विंटर में बात करें तो समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो समर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा आपका। सेकेंडली, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। और ये तो आपने कर भी रखा है कि अगर गलती से आपसे चाय, पानी या कोई भी लिक्विड गिर जाता है तो आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर में कन्वर्ट करवाने के लिए जल्दी से आप क्या कर लेते हो, फैन ऑन कर देते हो। तो फैन ऑन करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, विंड स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो। तो विंड स्पीड को इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी से, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट में रीच किए। एंड थर्ड फैक्टर्स उसका है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर गलती से कभी भी हमसे पानी वगैरह या कोई भी लिक्विड गिर जाता है तो पहला काम तो हम यही करते हैं कि उस पानी का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। यानी कि एक ही जगह पे गिरा हुआ है तो उसको कोशिश करते कि फैला दें हम उसको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको फैला दोगे यानी कि एरिया बढ़ा दोगे, तो एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि स्पीड ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीनों के, टेम्परेचर के, विंड स्पीड के और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम इनको बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इनको घटाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा। लेकिन एक ऐसा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। पहले तो समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। देखिए हमारे जो एयर होता है, एयर में भी हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। यानी कि एयर भी वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रहता है। यानी कि ह्यूमिडिटी के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन बाय द एयर, यानी कि एयर में जितना वाटर कंटेन हुआ रहता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि ह्यूमिडिटी हम तब कहेंगे जब हमें कभी कभी समर में आपने नोटिस किया होगा जब हमें चिपचिपा सा लगता है तो वही आपका ह्यूमिडिटी हो गया। तो ह्यूमिडिटी का जो है इवेपोरेशन के साथ कैसा रिलेशन है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि स्पीड ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, वो कम होगा। यानी कि जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो आप कोशिश करोगे कि लिक्विड जो आपने फैला रखी है वो जल्दी से गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो जल्दी से नहीं होगा। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो आपको समझ में आ गया होगा और इवेपोरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इवेपोरेशंस प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। हमें ये तो समझ में आ गया कि इवेपोरेशन होता क्या है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इवेपोरेशन होगा, अच्छा एक चीज़ हम समझते हैं ज़रा कि जब इवेपोरेशन हो रहा है तो हो क्या रहा है कि लिक्विड जो है वो वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो अगर यहाँ पे भी अगर हम बात करें इवेपोरेशन में जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो यहाँ पे भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भले ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्या है इसका कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय वो अपने आसपास की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। फ्यूजन याद करिए एक बार, जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े थे तो वहाँ पे भी आपको ये बताया था कि हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के इंटर पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे भी अगर लिक्विड को भी वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उसको और वीक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको हीट देना पड़ेगा। तो हम हीट तो देते नहीं हैं, अगर हम नॉर्मली इवेपोरेशन की बात करें तो हम हीट उसको नहीं देते हैं, विंड स्पीड देते हैं या सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हीट अपने आसपास के ही सब्सटेंस या आसपास के एरिया सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे आपको क्या प्रोवाइड होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा। यानी कि इवेपोरेशन जो होता है हमें प्रोवाइड करता है क्या, कूलिंग इफेक्ट। कहीं पे भी अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इवेपोरेशन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। और हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है दैट मीन्स कि वो हीट वहां से एब्जॉर्ब हो गया। तो वो हीट अगर वहां से एब्जॉर्ब हो गया तो वहां के आसपास का एरिया कूलिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा और नहीं भी किया है तो ये आप कर लीजिएगा। अपने पाम पे क्या करिएगा, एसीटोन हो गया,
थिनर हो गया, ये पेट्रोल जैसे कुछ हाई वोलेटाइल लिक्विड्स को डाल के देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब इन चीज़ों को आप अपने पाम में रखते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड से वेपर में सडनली कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि लिक्विड से वेपर में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, वो आपके पाम्स का क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अपने पाम्स का अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके पाम्स को कैसे प्रोवाइड, क्या फील होगा, कूल फील होगा, यानी कि आपको ठंडा लगेगा। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अर्थन पोट की बात करें, यानी कि मिट्टी के जो हमारे मटके होते हैं, उसमें जब हम समर में पानी रखते हैं उसमें भी सेम इसी चीज़ का प्रोसेस की वजह से ही हमारा जो मिट्टी का जो मटका होता है वो हमें ठंडा पानी देता है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो पानी है वो अपने आसपास के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसी पोर्स के थ्रू वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है। तो मटके में भी इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो वो मटके के आसपास या कहो कि मटके के पानी के हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि भाई अगर उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है तो हीट तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी या हीट एनर्जी कहाँ से ले लेता है, उसी वाटर का ही ले लेता है, और उस वाटर का हीट एनर्जी को लेके उस लिक्विड को इवेपोरेट कर देता है। पर ये मत सोचिएगा कि पूरा ही पानी इवेपोरेट हो जाता है, कुछ ही अमाउंट क्या होता है, कुछ ही पानी आपका गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ की हीट चली गई, वहाँ की हीट अगर चली गई तो वहाँ का जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपका किस में चलता है, आपका डेजर्ट कूलर में भी चलता है। डेजर्ट कूलर में भी ये होता है, जो पानी होता है कूलर का वो आपके आसपास की हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उसी वाटर को इवेपोरेट यानी कि वेपर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए आपका जो कूलर होता है आपको ठंडी हवा देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि आइस को भी अगर हम होल्ड करें अपने हाथ में तो आपको काफ़ी ठंडा लगता है। तो उसका भी क्या रीज़न है, सेम यही रीज़न है कि वो आइस क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, और मेल्ट होने के लिए वो आपकी हाथ की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर आपके हाथ की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो सिंपल सी बात है कि आपके हाथ जो है आपको कैसा फील होगा, आपका हाथ आपको ठंडा लगेगा। तो यही कारण है कि जब हम आइस को हाथ में पकड़ते हैं तो काफ़ी ठंडा फील करते हैं। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे आप समझ सकते हो कि इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम सेकंड चैप्टर पे भी आएंगे। अभी के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।